एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब बताया गया है डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन फैसिनेटेड विद डेट्स। पहले आपकी डेट्स के साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। देयर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन्ड और बैटल वाज, मतलब कब आपके युद्ध वगैरह लड़े गए हैं। सो एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं थी। उसके बाद हिस्टोरियन इज सर्टेनली, सॉरी, हिस्ट्री जो आपकी सर्टेनली अबाउट चेंज दैट टैकर ओवर द टाइम। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, आपके पास्ट में कैसी कुछ चीजें थी। एंड एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. बेसिकली यहाँ पे फैक्चुअल पार्ट एंड थोड़ा सा अगर आपका कोई पॉलिसी वगैरह आती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, कौन सा मतलब टाइम पीरियड कितना था उस हिसाब से। बाकी इसमें सारी ग्रामेटिकल फॉर्म। वी टेक थिंग्स आर ग्रांटेड एंड एज इफ वी विल सी has always been found in habit, but most of us और moment of wonder ये सब बताई गई है। इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ जनरल क्वेश्चन है। व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, कब आपकी रेलवेज बनी है। हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, कब जाना स्टार्ट किया। एंड बिफोर द एज ऑफ रेलवे ऐसा कुछ क्या कुछ था। इस पिक्चर में दिखाया कि ब्राह्मण ऑफरिंग शास्त्र टू ब्रिटेनिया, जो ब्रिटेन से लोग आए थे इनको। Founds piece of the produce James Renner asked by Robert Clive to produce map of history। तो आपके जो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल है, वो हम आगे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें सारा क्रोनोलॉजिकली देख लेंगे, बट यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बताया गया है। बिकॉज इंडिया में जो आपके ब्रिटिशर्स आए थे, पहले तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से आए थे। उसके बाद उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा तो उनका जो कंपनी थी वो ग्रो करने लगी। उनके पास पावर आई तो उन्होंने वहाँ पे फोर्ट वगैरह बनाई, मिलिट्री लेके आए। देन इंडिया के जो रूलर थे उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि आप लोग मिलिट्री कैसे रख रहे हैं। देन फोर्ट आपके जो फाइट वगैरह बैटल वगैरह यहाँ पे लड़े गए हैं। देन जिस बैटल में वो जीतते हैं फिर अपने जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे ऐसे हिसाब से। एज एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट इन इंडिया, रेनल सो प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, सो आई एम स्कीपिंग इट। All such historical questions refer us to a back to notions, but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process। जैसे कोई बैटल था, हम उसकी डेट मान सकते हैं स्टार्टिंग, बट वो 2 से 3 साल भी लड़ा गया हो, तो एग्जैक्ट डेट उसके रिजल्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे विल डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर द टाइम। बहुत टाइम बाद आपका हुआ है, ऐसा नहीं चाहे हम शुरू से भी रहे। कुछ मार्केटिंग आई है, आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारी मार्केटिंग एक कंपनी या फिर पूरी मार्केटिंग की दुनिया है जिसकी जैसे आप चीजों के लिए उनके पीछे जा रहे हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो कुछ भी हो। जैसे हमें कुछ चीजें दिखती हैं एंड वी विल ट्राई कि हम उनके जैसा बने। दैट इज द रियलिटी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट, कोई भी क्लियर डेट नहीं है फॉर प्रोसेस सच एज this time। And similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established कि ब्रिटिश रूल उसी दिन आ गया। वैसे हम बोलते हैं कि 1600 से लेके आपके 1947 तक, बट एग्जैक्टली 1600 में 1608 में तो आए थे, तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। एंड ऑल दी चेंज हैपेंड ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम, बहुत टाइमिंग में लगा है। we only refer to a span of time and an approximate period over which particular change became visible। यहाँ पे लिप्टन टी तो मार्केटिंग की गई है कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, रॉयल हेड ऑफिस सिटी रोड लंदन, तो आपके आज भी लिप्टन टी आती है, सो आप उस पर देख सकते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट, फिर हमने इतनी सारी डेट्स क्यों की हैं। दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन, एक कारण है। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, बड़े इवेंट्स के हमारे पास डेट्स है। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। अगर कोई आपका ऐसा रूलर है जो डेट्स वगैरह मेंशन करने में इंटरेस्टेड है या फिर वो चाहता है कि उसकी डेट्स मेंशन हो, तो आपकी याद मिल जाए किसी न किसी फॉर्म में। बट कुछ ऐसे रूलर थे जिनको इस तरफ ध्यान नहीं था। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, किस साल उसने शादी की। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, किस साल उसने कोई वार लड़ा है, कब वो मरा था, इस टाइप की बातें। और आज भी चीजें डिबेट में रहती। एडवर्टाइज हेल्प क्रिएट टेस्ट, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट ऑफ न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड इन द टेस्ट। तो पॉपुलराइज किया जा रहा है बाय ब्रिटिशर्स।
As we have seen in the history textbook of the past 2 years, 2 साल हमने देखा है, historian now write about host of other issues और सारे क्वेश्चन. They look at how people and their livelihood. इसमें हम बात करेंगे अपने livelihood के लिए लोग क्या करते थे, what they produce, क्या खाते थे, how cities develop and market came up and how kingdom were formed. New ideas spread हुए हैं and culture और society भी आपकी change हुई है. Which date, कौन सी डेट हमें याद रखनी है? By what criteria do we choose a set of dates? Important. The date we select, जो डेट हम सिलेक्ट करते हैं, the date around we compose our history to the past. History of past की है, sorry, our story of the past, and we are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. आज भी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट समझने के लिए कि हमारी जो पीछे की हिस्ट्री थी वो ऐसी कुछ थी. एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेगी डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है. इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि इसमें पास्ट में ऐसा हुआ था, इन लोगों का ट्रेडिशन ऐसा, कल्चर ऐसा, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में काउंट होती है. If we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Consider an example in the histories written by British historian ने आप इंडिया में लिखी है. The rule of each governor was important. कि गवर्नर जनरल का जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए क्या है, हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर जो है उनका टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल. फर्स्ट गवर्नर जनरल आपके वारन हेस्टिंग बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है. Who was the first governor general? That is Warren Hastings. And ended with the last viceroy कौन बनेंगे आपके, माउंटबेटन. इतना आपको याद रखना है. एंड सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग आ गए थे, जब एक और आपके हेस्टिंग भी आएंगे, एंड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग्स, ये सारे के सारे, एंड लॉरेंस, लिटन, रिपन एंड कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जनरल, गवर्नर जनरल हम बोल सकते हैं. And it was simply never-ending succession of the governor general and viceroy. All the dates in these history booked are linked with these personality. इन पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट किया गया कि आज इन्होंने ऐसा काम किया. आज हम इसको कैसे एसोसिएट करते हैं, हमारे जो पीएम्स हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, तो उस टाइम जो ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो लोग इनको अपना जो टॉप अथॉरिटी मानते थे. एंड वैसे आपका क्या सिस्टम था, यहाँ पे जो क्राउन था, जो आज भी ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे मोनार्क होता है एक राजा, वो यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता था कि आप क्राउन के अंडर रहोगे. यहाँ पे जो आएंगे वो इंडिया में क्राउन के बिहाफ पे है, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स. एंड इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे इनकी लाइफ के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है टू नो, जानना ऐसा कुछ. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जैसे वॉरेन हेस्टिंग जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, इतना आपको याद रखना है, इन 1773. While history books narrated deeds of the Governor General, biographies glorify them as a person, painting projected powerful figure उनकी दिखाई गई है अपने आप को डोमिनेंट दिखाने के लिए. But we cannot write about the history of this period in different way. How do we focus on the activities of different group, अलग अलग क्लासेस और इंडियन सोसाइटीज के बारे में within the format of history of Governor General? This is also question mark. When we write history, जब हमने लिखी और एक स्टोरी we divide into chapter, हम इनको चैप्टर में बांटते हैं. Why do we do it? ऐसा हम क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence, and it is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. एक सेंस आपकी डेवलप करने के लिए ऐसा किया जाता है कि अलग अलग पार्ट में उसको बताया जाए एज स्टोरी फॉर्मेट. And in the process we focus only on those events that help us to give a shape to story we are telling, ताकि उनको शेप दी जा सके. एंड इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आसपास की जो हिस्ट्री है, द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट. बट जो इंडियन की एक्टिविटी इसमें सिंपली नहीं फिट बैठती, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हम जो आपके इंडियंस है ये व्हाइट मैन बर्डन है, हमारे ऊपर बर्डन है, हम आपको सिविलाइज करने के लिए आए. तो ये चीज नहीं सेट होती, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इंडिया तो कितना डेवलप कर चुका था. ये ट्रेड के मामले में अगर बात करें तो आईवीसी के टाइम में ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दे हैव नो स्पेस, इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया. मतलब जो अगर आपने हक के लिए लड़ाई लड़ता था उनको ये रिबेलियन बोलते हैं. अगर आपके घर में आके, आपके पड़ोस में आके, आपके एरिया में आके कोई आपके हक जमाएगा तो आप रिबेलियन करोगे.
That is your basic fundamental right. Peacefully protest, which was adopted by Mahatma Gandhi. Clearly, we need another format for our history, and this would mean that all dates will not longer have the significance that earlier had, and a new set of dates will become more important for us to know. अब आता है हाउ डू वी पीरियोडाइज, हमको जो हिस्ट्री डिवाइड की गई है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है. फर्स्ट थिंग, ये दो नाम आपको याद रखने हैं. 1817 के आसपास जेम्स विल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था. उसने पब्लिश की है मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. कौन सा? जिसमें एक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में. एंड इन दिस उसने डिवाइड किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. बहुत गलत इसने डिवीजन किया है. फर्स्ट इसने बता दिया कि हिंदू, सेकंड इसने बोला है मुस्लिम, थर्ड बोला है ब्रिटिश. ये कौन सा डिवीजन हुआ? इसने बोल दिया कि पहले आपके, जैसे आपके दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके एंड ऑलमोस्ट आपके हम बोल सकते हैं 1707, जिसमें मुगल डोमिनेंस था. दिल्ली सल्तनत तो 1290 वो चलेगी 1290 के आसपास तक मुगल टाइम पीरियड. वैसे आपका एग्जैक्टली 1526, क्योंकि यहाँ पे आपके जो अलग अलग वो आएंगे डायनेस्टी आएंगी. जैसे पहले आपकी श्रेव डायनेस्टी, बट वो सारी है दिल्ली सल्तनत की पार्ट थी, बट ये सारे मुगल हम मान सकते हैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. उससे पहले इसने बोल दिया कि सारे हिंदू राजा थे. मतलब इसने बोल दिया कि पहले हिंदू ने राज किया, फिर मुस्लिम्स ने, एंड फिर ब्रिटिशर्स करें. दिस इज नॉट द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री. बट इंडिया ने इसको क्या बोला है? दैट इज एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. दैट इज ए गुड थिंग. देखिए मान पहले जो था वो एंशियंट टाइम में था जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी. मेडिवल में हमने कुछ एक चीजों की डिस्कवरी की है, कुछ हमने इवोल्व किया है. मॉडर्न में हमने फोकस किया है अपनी जरूरत की चीजों के हिसाब से उसको सेट करने. दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, जिसको माना भी गया है. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? ऐसा नहीं देख सकते कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश. इससे क्या होता है कि डिवीजन की पॉलिसी ज्यादा क्रिएट होती है. ऑलरेडी वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ रिलीजियंस, कास्ट, देन उसके अंदर भी गोत्र वगैरह. तो डिवीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा, बट उसको इस तरह से हिस्ट्री का नाम हम नहीं दे सकते. Why do we try and divide history into different period? हमने ऐसा क्यों किया? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. Its central feature जो है, as this appear to us, so the terms through which we periodize that is democrat, the difference between the period become important, and they reflect our idea into the past. They show how we see the significance of change from one period to the next. यहाँ पे क्या क्या था जेम्स मिल ने? Thought that all Asian society were at lower level of civilization. जेम्स मिल बोल रहा है कि जितनी भी एशियन सोसाइटी जो हमारे एशिया में है, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन था देन यूरोप, यूरोप के कंपैरिजन में. अकॉर्डिंग टू हिज, उसने क्या बताया है? बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोज जो है रूल द कंट्री. तो यार अपनी कंट्री में लोग रूल करेंगे, आप ऐसा बता रहे हो कि हम सिविलाइज नहीं थे. चलो देखते हैं. रिलीजियस यहाँ पे इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी यहाँ पे, एंड डोमिनेटेड इन द सोशल लाइफ. ब्रिटिश रूल ने क्या किया कि हम इनको कुड सिविलाइज इंडिया, कि ब्रिटिश रूल इसको सिविलाइज कर सकता, बट उनको अपने ट्रेड से, लोगों से कोई वो नहीं था, सिर्फ ट्रेड से उनको मतलब था. ट्रेड, पैसा और पैसा. लोगों की जान जाए उनको कुछ मतलब नहीं था, बट अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, यहाँ पे लेके आने जरूरी थे उसकी आर्ट इंस्टीट्यूशन लॉज इन इंडिया. एंड मिलने और जेम्स मिलने और क्या बताया, इनफैक्ट सजेस्ट दैट द ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू इंश्योर एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल. मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि इंडिया को कंकर करना जरूरी है टू मेक देम एनलाइटमेंट. वो एनलाइटमेंट देंगे हमें. इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेसिंग विदाउट ब्रिटिश हेल्प. मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला कि इंडिया कैपेबल नहीं है प्रोग्रेस करने में विदाउट ब्रिटिश हेल्प. ब्रिटिश अगर नहीं आते तो आज इंडिया जीडीपी के मामले में सबसे ऊपर होता ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिकॉज पहले हमारा जो एग्रीकल्चर की बात करें 50% जीडीपी में था, आज एग्रीकल्चर 16% पे है, 16-17.
उसके बाद भी इंडिया पे जो सैंक्शन है, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अपने आप को सिविलाइज ही बताया है। द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल वाज ऑफ डार्कनेस, अंधेरा बताया है। वन सच ए कॉन्सेप्शन बाय एक्सेप्टेड टुडे, क्या ऐसा जरूरी है आज? बिल्कुल भी नहीं। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू, इसी के बारे को हम बोल सकते हैं या फिर मुस्लिम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं था। मुस्लिम में भी आपके बहुत सारे राज्य, जैसे अकबर थे, बहुत सेकुलर थे। हिंदू टाइम पीरियड में भी ऐसे थे, एंड दोनों में आपके रिलीजियस एंगल भी थे। तो ये आपका वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड, बहुत सारी इसमें यहाँ पे फेथ थी, ये बात भी आपकी गलत है। वाई डू वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर, क्या हम आज मोदी जी को सिर्फ हिंदू रूलर बोल सकते हैं? गलत है। क्या हम, आपके अगर कोई भी मुस्लिम लीडर बनता है तो क्या उसको सिर्फ मुस्लिम लीडर बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। आपका कंट्री वाइज, आपकी सोसाइटी वाइज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेशन ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यू आर एन इंडियन, बस। To do so is to suggest that lives and practices of others do not really matter. And we should also remember that even rulers in the ancient time did not all share the same faith. Moving away from the British classification से अगर दूर जाने की कोशिश करें, history have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. तो इंडिया वालों ने ठीक ठाक डिवीजन यहाँ पे किया है। This division too has its problem, but इसकी प्रॉब्लम है, it is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. इसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, क्योंकि हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें बाहर से अडॉप्ट की है। मेडाइवल वाज ए टर्म जिसमें क्या है आपका जो सोसाइटी डिस्क्राइब वेयर दीज फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट। मॉडर्न में आपकी लिबर्टी सब आ जाएगा, एंड उसमें ये सब नहीं थी। कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? And as you will see in this book, under British rule, people did not have quality, उनके पास freedom भी नहीं था, उनके पास कोई भी liberty नहीं थी। Nor was the period one of the economic growth and progress. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत सारा पैसा यहाँ पे था। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर इसको कॉलोनियल पीरियड, कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। वो कॉलोनी बना के ही रूल करते। अब बताए व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है? In this book, you will read about the way British came to conquer the country and establish their rule. कैसे उन्होंने अपने रूल को establish किया है, कैसे उसको subjugate किया है लोकल नवाब के साथ एंड राजा के साथ। You will see how they established control over the economy and over the society. Also collected the revenue to meet all their expenses. Bought the good they want at lower price. Produced crops they needed for export. And you will understand the change that came about as this consequence. And you will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste. Customer practices में लेके आए हैं, and when the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economical, social and cultural change यहाँ पे आएंगे, and इसको हमने बोल दिया colonization. फर्स्ट थिंग यहाँ पे जब ब्रिटिशर ट्रेड करते थे, जब तक इंडिया में उनकी मोनोपोली नहीं थी, तो वो इंडिया में जो भी चीज का गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करते थे, फॉर एग्जांपल, वो क्या करते थे, अपना जो गोल्ड था वो ब्रिटिशर से मंगवाते थे, मतलब अपनी कंट्री से लेके आते थे, देन इंडिया के साथ यहाँ पे एक्सचेंज करते। उसमें तो इंडिया में क्या था, इंडिया में गोल्ड आ रहा, बट कुछ टाइम बाद जब उन्होंने बैटल वगैरह लड़ लिए, तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटेन में आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, देन दे स्टार्टेड दैट, जो ब्रिटिश इंडिया जो है एट दैट टाइम, उन्होंने कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू स्टार्ट कर दिया। लोकल राज्य के साथ डील कर ली कि हम यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं ऑन योर बिहाफ, एंड बहुत ज्यादा वो चार्ज करते थे फ्रॉम फार्मर्स। फिर यहाँ पे उनको जो पैसे मिल गए, उसी पैसे से वो यहाँ पे ट्रेड करते थे। उनका एक तो वहां पे गोल्ड बच गया, एंड इंडिया का पैसा इंडिया के लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन और भी ज्यादा स्टार्ट हुआ, जो आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। You will however find that all classes and groups did not experience these change in the same way. That is why the book is called our past in the plural.
अब यहाँ पे हाउ डू वी नो, कैसे जानते हैं, व्हाट सोर्सेज डू स्टोरी न्यूज इन राइटिंग अबाउट द 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड है ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स को ये था कि जो एक्ट आएगा उसको लिखना जरूरी है, उसको फॉलो करने के लिए, एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन और एग्रीमेंट एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनकी अच्छी चीज थी कि चीजों को लिखो एंड प्रिजर्व करो। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडी एंड डिबेट। अगर आपने चीज लिख ली तो आप इसको पढ़ सकते हो और अच्छे से इस पे डिबेट कर सकते हो। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग एंड सॉरी नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे आया है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट 1946 में। जस्ट वैसे ही ब्रीफली बताया है, द colonial government in India was trying to put down the mutiny that broke out on the ship of Royal Indian Navy। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट रॉयल इंडियन नेवी ने भी आपकी mutiny की थी 1946 में। Here is a sample of the kind of reports of the Home Department got from different dockyards in Komila। इन्होंने बताया कि बॉम्बे में क्या है, arrangement have been made of the army to take over the ships and establishment। Royal Navy ships are remaining outside the harbor। हार्बर से बाहर है। कराची में बताया है 301 जो म्यूटिनियर है अंडर अरेस्ट, उनको कर लिया है, एंड few more strongly suspected are to be arrested। all establishment are under military guards। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में बोल सकते हो द पोजीशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप एंड गेट एस्टेब्लिशमेंट नो अदर सॉरी नो फर्दर ट्रैवल एक्सपेक्टेड दैट मैन रिफ्यूज टू वर्क। जस्ट इसको हम आगे देखेंगे, एक रेफरेंस याद रखो 1946 में ऐसा कुछ हुआ था, आगे जाएंगे। The Britishers also felt that all important documents and letters needed to be clearly preserved, so they set up record room उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन में। विलेजर की जो विलेज में तहसीलदार ऑफिस बनाए थे, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, सभी में इन्होंने प्रिजर्व करने स्टार्ट किया। द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट बात करो, लॉ कोर्ट की बात करो, ऑल देयर रिकॉर्ड रूम्स में इन्होंने इनको प्रिजर्व किया है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स were also established to preserve important records, and letter and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of 19th century। You will be read in the archives and you will also study notes and report that district official prepared। और इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ सकते हो, आज भी सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। अर्ली टाइम में 19th सेंचुरी में these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphy, जो आपके लिखते हैं अच्छी राइटिंग वगैरह, that is by those who specialize in the art of beautiful writing। by the middle of 19th century में with the spread of printing press by multiple copies of these records were printed as a proceeding of each government department, and नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया 1920 में बना था, आज भी आपका। उसके बाद आता है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। क्या आज हम जो सेंसस करते हैं, चाहे पॉपुलेशन का हो, एनिमल्स का हो, हमारी प्लांट की रिगार्डिंग हो, फॉरेस्ट का हो, तो इम्पोर्टेंट बन गया। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द colonial administration। The British believe that a country had to be properly known before it could be effectively administration। कि अगर आप कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको उसको क्लियरली जानना पड़ेगा। ए कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770 में। बोटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स विद दिस स्पेसिमेन। तो उन्होंने चीजों को प्रिजर्व करने पे ध्यान दे दिया, समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, बेटर ट्रेड करने के लिए। By the early 19th century में detailed survey were being carried out to map the entire country को शेप देने के लिए। In the village revenue survey were conducted। revenue survey यहाँ पे स्टार्ट हुई। The effort was to know the topography। बोला कि टोपोग्राफी जानने के लिए, बट वहां पे कितना ट्रेड हम कर सकते हैं, कितना रेंट ले सकते हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेंगे एग्रीकल्चर फील्ड से, तो टोपोग्राफी उसमें देखना पड़ेगा बस असेसमेंट करने के लिए। द सोइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना, लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, all the facts seen necessary to know about the administer the region। and from the end of 19th century में census operation were held every 10 year। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हाईलाइट करना है। census were held in every 10 years। then these prepared detailed record of the number of people in all the province of India।
नथिंग। तो नोटिंग जो आपकी है, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ये भी स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे रिसेंटली बिहार में हुआ था, आई थिंक, कास्ट बेस्ड सेंसस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब एक बार इसको गूगल पे देख। देयर आर मेनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे हमने बना दिए। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऐसा क्या है वो जो नहीं बताते। यहाँ पे तो ये लोग सर्वे वगैरह करें। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, फ्रॉम द पास्ट, जो कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी गेट टू नो a lot, but you must remember that those are official record, they tell us about the official thought। मैपिंग एंड सर्वे यहाँ पे हो रहा बेंगलुरु में, जेम्स प्रिंसप ने इसको लिखा, that they were interested in and what they wish to preserve for prosperity, posterity, and these records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their action। यह पिक्चर बनाई गई है 1857 के रिवोल्ट की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एक न्यूज़पेपर में प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक और 1946 में हुई थी, इसकी बताई गई है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, when we begin to search for these other sources, we find them in plenty too। The more difficult to get them official record and with diaries, ये सब हमें क्या छोड़ो। Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poet and novelists wrote to express their feeling, इन्होंने इसलिए किया था। All these sources, however, were produced by the literate and experienced by the how the history was experienced, ये सब बताया है, peasant और बताया है। खास इस चैप्टर में आपको दो तीन बातों को ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कैसे इन्होंने डिवाइड कर दिया था जेम्स मिल ने 1817 में, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, बट हमारा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसके अलावा आपका क्या इंपॉर्टेंट है, सर्वे वगैरह हमारे स्टार्ट हुए थे एवरी 10 ईयर पे, फर्स्ट सेंसस कब होगा, ये सारे आपको देखना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखना है, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं आपको ट्रू और फॉल्स में। जेम्स विल डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, यस। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेल अस अंडरस्टैंड द कंट्री, ये सब आप देख लेना। अब ये बताना आपको, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसने क्यों प्रिजर्व किया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको मेंस में। उन्होंने देख लिया कि उन्होंने क्यों प्रिजर्व किया था, तब क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि कब इन्होंने स्टार्ट किया था। देन 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 4 से 5 पॉइंट आप लिख सकते हो कीवर्ड्स बना के, 1 2 3 4 5, देन एक कंक्लूजन, बस 100 वर्ड तक। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे।